हेलो डियर फ्रेंड्स। तो आज हम लोगों को पढ़ना है आपके बायोलॉजी क्लास 12 के बायोलॉजी का चैप्टर 4 जिसका नाम है जनन स्वास्थ्य। क्या नाम है? जनन स्वास्थ्य। तो हम लोगों को पढ़ना है आज जनन स्वास्थ्य। ठीक है, हम लोगों को जनन स्वास्थ्य यानी कि जिसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है ना। चलिए इसको थोड़ा सा कर लेते हैं छोटा। जनन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है, ये पढ़ना है, ये हम लोगों को करना है आज शुरू। ठीक है, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि स्वास्थ्य क्या होता है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य क्या होता है। ठीक है ना, स्वास्थ्य क्या होता है? स्वास्थ्य, ठीक है ना, स्वास्थ्य क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो एक संस्था है जिसका नाम है WHO। क्या नाम है? WHO। एक संस्था है जिसका नाम है WHO। मीन्स व्हाट? कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अनुसार कहता है कि स्वस्थ व्यक्ति वही हो सकता है जो शारीरिक, इसको समझिए, स्वस्थ व्यक्ति वही हो सकता है जो शारीरिक, ठीक है, पहला है शारीरिक, पहला है शारीरिक, ठीक है, दूसरा है मानसिक, ठीक है, दूसरा क्या है? मानसिक, तीसरा है सामाजिक, ठीक है, तीसरा क्या है? सामाजिक, और चौथा है भावनात्मक, ठीक है ना। तब WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है यदि कोई भी व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से, ठीक है ना, सही है तो वो व्यक्ति जो है सो स्वस्थ। अब आप बोलिएगा कि सर ये क्या होता है, शारीरिक रूप से स्वस्थ क्या होता है? तो समझिए, अगर कोई व्यक्ति एक नॉर्मल आदमी की तरह अपना जीवन चला सकता है, काम धंधा कर सकता है, दौड़ सकता है, खेल सकता है ना, या अपना कोई भी दैनिक दिनचर्या है उसको कर सकता है, तो वो शारीरिक रूप से स्वस्थ है। मानसिक, मान लीजिए कोई कुत्ता जा रहा है और रास्ता में चलते चलते ईंटा उठाया और उसको मार दिया तो मतलब क्या कि वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। अगर मानसिक रूप से स्वस्थ रहता तो उसको कुत्ता को ढेला मारने की जरूरत ही नहीं होता। तीसरा कह रहा है सामाजिक। अब सामाजिक, मान लीजिए कि कोई चचा हुए, है ना, दादा हुए, कोई भी, मान लीजिए चचा है, अब वो आपसे मजाक कर रहे हैं, आपकी मम्मी के बारे में कुछ बोल दिए, मजाक कर दिए और आप उसको गलिया दिए, है ना। या फिर मान लीजिए कोई आदमी को भोज है, शादी उदी, वो आपको बुलाया काम करने के लिए और आप वहाँ नहीं गए, है ना, आप ईगो में रहे, घमंड में हम नहीं करेंगे ऐसे वैसे, तो आप सामाजिक स्तर पर स्वस्थ नहीं है। और भावनात्मक यानी आप किसी से जुड़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये चारों तरीके से आप अगर स्वस्थ है तभी कोई व्यक्ति स्वस्थ है, अन्यथा वो स्वस्थ नहीं हो सकता, ठीक है। ये है पहला। दूसरा आते हैं, दूसरा कहता है जनसंख्या। दूसरा क्या कह रहा है? जनसंख्या पे आते हैं, ठीक है ना, जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या, ठीक है। तो अब जब जनसंख्या पे आते हैं तो सबसे पहले आपको बताना है कि जनसंख्या नियंत्रण करने की बात सबसे पहले किसने किया। चलिए बताइए, जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए सबसे पहले किसने कहा? तो देखिए, सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण करने की बात करने का विचार, ठीक है ना, जनसंख्या नियंत्रण करने का विचार सबसे पहले भारत ने दिया, ठीक है। जनसंख्या नियंत्रण करने का विचार सबसे पहले किसने दिया? सबसे पहले भारत ने दिया, ठीक है ना, भारत ने 1951 में दिया, ठीक है। लेकिन जनसंख्या नियंत्रण
करने का, ये जनसंख्या नियंत्रण को सबसे पहले जो भी कानून था वो किसने लागू किया? चीन ने, ठीक है। अच्छा ये हो गया। दूसरा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस, ठीक है। दूसरा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस, ठीक है ना, कब मनाया जाता है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस बताइए कब मनाया जाता है। और दूसरा है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस, ठीक है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, ठीक है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल, ठीक है। क्या इतना बात समझ में आया? 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस और विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को, ठीक है ना। चलिए एक इसी में आगे पढ़ते हैं। अच्छा ये जो है जनसंख्या नियंत्रण, ठीक है ना, तो जनसंख्या नियंत्रण को और क्या बोलेंगे, ठीक है। जनसंख्या नियंत्रण को और क्या बोलेंगे? देखिए जनसंख्या नियंत्रण को और अन्य नाम से जाना जाता है परिवार नियोजन के नाम से, ठीक है। परिवार नियोजन के नाम से, ठीक है। परिवार नियोजन, और परिवार नियोजन के अलावा और इसको जाना जाता है परिवार कल्याण के नाम से। परिवार कल्याण के नाम से, ठीक है। याद रखिएगा कि जनसंख्या नियंत्रण को दो अन्य नाम से भी जाना जाता है, परिवार नियोजन और परिवार कल्याण के नाम से। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि कोई भी व्यक्ति स्वस्थ तब हो सकता है जब वो सामाजिक, मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, तभी वो स्वस्थ हो सकता है, अन्यथा नहीं। चलिए अच्छा एक बात बताइए कि जनसंख्या नियंत्रण लागू करने का क्या कारण था, ठीक है। जनसंख्या नियंत्रण या फिर उद्देश्य क्या था? जनसंख्या नियंत्रण को लाने का उद्देश्य क्या था? तो जनसंख्या नियंत्रण को लाने का उद्देश्य सिर्फ एक ही था कि जनन स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। जनन स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करना, प्रति लोगों को जागरूक, ठीक है। लोगों को जागरूक करना, याद रखिएगा। अब आपसे पूछेगा कि लोगों को कैसे जागरूक किया गया। तो देखिए बहुत सारा तरीका होता है। जैसे भारत सरकार ने क्या किया, तो टीवी में क्या किया, टीवी पर विज्ञापन दिखाया, रेडियो पे प्रचार करवाया, पेपर में छपवाया, फिर पाठ्य पुस्तकों में शामिल करवाया। तो आपसे पूछेगा कि जनसंख्या नियंत्रण के बातों को सरकार ने लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या क्या किया, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं उसमें कि भारतीय सरकार ने, सबसे पहले क्या लिख सकते हैं कि भारतीय सरकार ने, ठीक है। सबसे पहले आप लिख सकते हैं कि भारतीय सरकार ने, ठीक है ना। भारतीय सरकार ने क्या किया, तो देखिए भारतीय सरकार ने क्या किया। सबसे पहला काम किया भारतीय सरकार ने, सबसे पहला काम क्या किया कि रेडियो पर, ठीक है ना, रेडियो पर क्या करवाया, तो रेडियो के माध्यम से समझाया, इसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। रेडियो के माध्यम से लोगों को समझाया, ठीक है। रेडियो के माध्यम से लोगों को समझाया, ठीक है। दूसरा काम क्या किए, तो दूसरा काम उन्होंने किया कि टीवी पर जन स्वास्थ्य संबंधी, टीवी पर जनन स्वास्थ्य संबंधी ऐड यानी कि विज्ञापन चलवाया, ऐड यानी विज्ञापन चलवाया। तीसरा कि दैनिक समाचार पत्र,
समाचार पत्र में छपवाया, ठीक है। और लास्ट हम कह सकते हैं कि विद्यार्थियों के पाठ्य पुस्तक में शामिल किया। विद्यार्थियों, ठीक है ना, विद्यार्थियों के पाठ्य पुस्तक में शामिल करवाया। चीजों को समझिए हुआ क्या, ठीक है ना, कि जनसंख्या इतना ज्यादा बढ़ रहा था, अभी हम बताएंगे आपको डेट बाय डेट, जनसंख्या इतना तेजी से बढ़ रहा था कि सरकार के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। मुश्किल क्यों हो रहा था कि अगर जनसंख्या बढ़ेगा तो लोगों के स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए दवाई चाहिए, खाना चाहिए, रहने के लिए आवास चाहिए, ठीक है ना, और जॉब चाहिए, बहुत सारा चीज चाहिए। तो ये सबको मेंटेन करने के लिए सरकार ने क्या सोचा कि हम जनसंख्या को नियंत्रण करते हैं। जनसंख्या नियंत्रण करने का एक और उद्देश्य था कि जनन स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करना, ठीक है। तो जनन स्वास्थ्य के प्रति लोगों को कैसे जागरूक किया जा सकता है? सरकार तो फोन करके किसी को नहीं कह सकता था, और उस समय टेलीकॉम इतना विकसित भी नहीं था कि जियो की तरह कॉलर ट्यून लगा दिए, नहीं। तो फिर सरकार ने सोचा कि हम 3-4 काम कर सकते हैं। सबसे पहले रेडियो पर सरकार ने एडवर्टाइज करवाया, यानी कि प्रचार करवाया। टीवी पर सरकार ने ऐड दिखाया, और जो दैनिक समाचार पत्र है या मासिक पत्रिका है उसमें उन्होंने जनन स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक किया, उसमें भी एडवर्टाइज कराया। और लास्ट में क्या किया, तो पाठ्य पुस्तकों में भी जनन स्वास्थ्य को शामिल कर दिया, जिस तरह से आप अभी पढ़ रहे हैं। अभी आप लोग के जो चैप्टर है उसका नाम क्या है? उसका नाम है जनन स्वास्थ्य। तो इस तरह से लोगों को सरकार ने क्या किया, सरकार ने लोगों को जागरूक करना शुरू किया, ठीक है। ये आप लोगों का पॉइंट था। अब आपको एक चीज जानना है, ठीक है ना, सबसे पहला, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपका जनन स्वास्थ्य, ठीक है ना, आपका जनन स्वास्थ्य कैसे ठीक रहेगा, ठीक है ना। तो या फिर आप अपने जनन स्वास्थ्य के बारे में कैसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, जनन स्वास्थ्य एक ऐसा चीज है ना जिसपे हर पेरेंट्स को अपने बच्चे से बात करना चाहिए, हर पेरेंट्स को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। जैसे अगर बच्ची है कोई, किशोरावस्था के दौरान जब पहला बार जब पीरियड्स आता है, ठीक है ना, तो उस समय उसकी मम्मी को समझाना चाहिए। सबसे पहले आप ये जानिए कि जो जनन स्वास्थ्य उसके प्रति आपको सबसे ज्यादा कौन समझा सकता है, तो सबसे पहले आपके मम्मी पापा समझा सकते हैं। अगर लड़की है तो उसको सबसे बेहतरीन तरीके से मम्मी समझा सकती है, ठीक है, इस चीज के बारे में कि किसी से कितना बात करना चाहिए, किस तरह से बिहेव करना चाहिए, या और सारा पीरियड्स वगैरह है उसके बारे में, या जो जिस महिला का शादी हो जाता है ना, उसको फिर अगर बच्चा चाहिए तो फिर किस तरह, बच्चा नहीं चाहिए तो फिर किस तरह से, है ना, या मान लीजिए लैंगिक संसर्ग है तो लैंगिक संसर्ग के दौरान कोई भी बाधा जो रूप आता है उसको यूज नहीं कर रहा है, मतलब अनवांटेड 72 आता है, ये बहुत सारे तरीका से आता है जो अनचाहे बच्चे को रोकने के लिए, ठीक है ना, तो उस सब का प्रयोग नहीं करना है। तो फिर किस तरह से, तो ये सारी जानकारी आपको कौन देगी, तो सबसे पहले जो होंगे वो माता, ठीक है ना, माता पिता, ठीक है, एक नंबर। अब देखिए, अगर कोई बच्ची है वो मम्मी पापा से, अगर मम्मी से बात नहीं कर रही है तो फिर उसको किससे बात करना चाहिए, सगे संबंधी से। सगे संबंधी में कौन आ जाएगा, तो सगे संबंधी में जैसे भाभी हो गई, मौसी हो गई, दीदी हो गई, ये सब आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये लोग उनको जानकारी दे सकते हैं, ठीक है, 2 हो गया। और तीसरा होते हैं शिक्षक। शिक्षक को बच्चे को जब क्लास में वो पढ़ाते रहेंगे तो उनकी भी जिम्मेदारी होती है ना, कि यौन जनित रोग वगैरह होता है या इसके रोकथाम के लिए, है ना, या फिर अगर गर्भ नहीं चाहिए तो इससे किस किस तरीके से बचाव करना है, ये सारी जानकारी शिक्षक को देना चाहिए। और लास्ट में आता है आपके दोस्त, और हम तो कहेंगे ना इससे बच के रहिएगा, ये बड़ी खतरनाक होता है। ये जो है ना, ये आपको सलाह कम, है ना, और समस्या में पड़वाने का ज्यादा इसके पास हथियार होता है, ठीक है ना। तो इसके पास ये सब चीज में नहीं पढ़ना चाहिए, बहुत ज्ञान होता है इसके पास, ये आपको समस्या में डाल देगा। तो आपको 4 ही लोग से पूछना है, हम तो कहेंगे 3 लोग से, या तो माता पिता से या फिर संबंधी से। संबंधी में अगर किसी को भौजाई उजाई है वो बता देगी, मौसी है वो सब बता देगी, ठीक है, और लास्ट को ना शिक्षक है। तो ये हो गया।
अगला देखते हैं एक और चीज, ठीक है ना, एक और चीज, इसको हम लिख देंगे लेकिन समझा भी देते हैं। ये जो किशोरावस्था होता है ना, ये सबसे तनावपूर्ण फेज होता है। अगर कोई लड़का है ना और वो किशोरावस्था में है, 12 साल से लेके 17, 18, 19 साल के है, तो उसको लगेगा ना कि दुनिया में जो वो बोल रहा है ना वही सत्य है, जो जान रहा है ना वही सत्य है। मतलब वो बच्चा ना इस तरह से रहता है कि उसको मम्मी पापा समझाएंगे, सर जी समझाएंगे, फिर भी उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। उसको समझ में आएगा तो बस इतना बात जो जान रहा है। अगर वो दिमाग में बैठा लिया कि ये वाला बात सच है तो सच है, बैठा लिया कि वाला बात झूठ है तो झूठ है, उसको दुनिया जाए बाहर में उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये बात आपको हम लिख देते हैं कि किशोरावस्था सबसे तनावपूर्ण अवस्था मानी जाती है। अवस्था मानी जाती है, ठीक है ना। इस अवस्था में माता पिता को खास ध्यान देनी चाहिए। चलिए, तो हमें लगता है कि इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे कि सबसे तनावपूर्ण अवस्था कौन सा अवस्था है ना, अगर कह देगा कि यौवनावस्था, या फिर कह देगा किशोरावस्था, या फिर कह देगा बाल्यावस्था, या फिर वृद्धावस्था, तो सब आपका आंसर क्या होना चाहिए? किशोरावस्था, ठीक है। चलते हैं आगे, हम लोग आते हैं, फिर से बात करते हैं जनसंख्या पे, ठीक है ना। फिर से बात करते हैं जनसंख्या पे बात करते हैं। और पहला क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे क्या चीज, पहला क्वेश्चन हम ये पूछेंगे आप लोगों से कि पहला क्वेश्चन ये पूछेंगे कि आप हमें बताइए 1900 ईस्वी में, सन 1900 में पूरे विश्व की जनसंख्या कितना था, ठीक है। उसके बाद हम पूछेंगे 2000 में, ठीक है ना, 2000 में कितना था, और फिर पूछेंगे 2011 में कितना था विश्व का, ठीक है ना। ये हम पूछ रहे हैं वर्ल्ड का। चलिए, अब हम पूछ रहे हैं पूछेंगे कितना में, 2011 में, ठीक है। 2011 में बताइए और वर्तमान में बताइए, ठीक है। वर्तमान में बताइए, ये बताइए भारत में, ठीक है, वर्तमान में। तो देखिए सबसे पहले, ठीक है, 1900 के आसपास पूरे विश्व की जनसंख्या 2 बिलियन, कितना था, 2 बिलियन। लेकिन 2000 में ये बढ़ के हो जाता है 6 बिलियन। लेकिन मात्र 11 साल में बढ़ के हो जाता है 7.2 बिलियन। समझिए बात को, ठीक है ना, बातों को समझिए। सबसे पहले 1900 में जनसंख्या मात्र 2 बिलियन था, लेकिन 2000 में यानी मात्र 100 बरस में यहाँ कितने बरस में, 100 बरस में कितना बढ़ता है, तो 4 बिलियन बढ़ता है, ठीक है, 4 बिलियन। लेकिन यहाँ देखिए 2000 से लेके और 2011 यानी कि मात्र 11 बरस में जनसंख्या बढ़ जाता है 1.2 बिलियन। कितना बढ़ जाता है, 1.2 बिलियन। ठीक है, तो ये समझिए आप कि 1900 से 2000 में कितना बढ़ गया, 4 बिलियन बढ़ गया, यानी मात्र 100 बरस में 4 बिलियन बढ़ गया। और 2000 से 2011 तक यानी 11 साल में कितना बढ़ गया, 1.2 मिलियन बढ़ गया, ठीक है ना। अब आते हैं भारत पर, तो 2011 में सिर्फ भारत की जनसंख्या 1.2 बिलियन, कितना है, 1.2 बिलियन। लेकिन अगर अभी देखा जाए वर्तमान में तो 1.42 बिलियन। समझिए भारत की जनसंख्या किस तरह से बढ़ा है, ठीक है ना। मात्र 100 बरस में 4 बिलियन बढ़ा, जबकि 11 बरस में यहाँ 1.2 बिलियन बढ़ गया, ठीक है ना, लगभग चौथाई से ज्यादा। और भारत में देखिए 2011 में 1.2 बिलियन है और वर्तमान में कितना होगा, 1.42 बिलियन। तो ये आपको याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आपको देते हैं कुछ क्वेश्चन, है ना।
और कुछ क्वेश्चन है जैसे में क्या हो जाएगा कि गर्भ धारण करने से पहले, ठीक है, गर्भ धारण करने से पहले तथा प्रसव के बाद जो गर्भ धारण करेंगे उनको क्या क्या मतलब ख्याल रखना है या किन किन बातों पर ध्यान देना है, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस है, चलिए क्वेश्चन तो बाद में कर लेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सीधे सीधे टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज उस टॉपिक का नाम है सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण की विधियां, जनसंख्या नियंत्रण की विधियां, ठीक है। जनसंख्या नियंत्रण की विधियां, क्योंकि हम लोग इस चैप्टर में यही पढ़ रहे हैं कि जनसंख्या को कैसे रोका जाए। क्या पढ़ रहे हैं? जनसंख्या को कैसे रोका जाए, ठीक है ना। हमें लगता दिखाई देगा। चलिए जनसंख्या को कैसे रोका जाए, ठीक है। चलिए जनसंख्या को कैसे रोका जाए, तो जनसंख्या नियंत्रण करने के कुछ विधियां हैं, ठीक है। कुछ विधि है जैसे में सबसे पहला विधि है जिसका नाम है प्राकृतिक विधि, ठीक है ना। क्या नाम है? प्राकृतिक विधि, ठीक है। हम एक एक विधि को डिटेल में एकदम पढ़ाएंगे। पहला, दूसरा विधि आ जाएगा कृत्रिम विधि, ठीक है, कृत्रिम विधि। और इसी कृत्रिम विधि में, ठीक है ना, इसी कृत्रिम विधि में और सारे आएंगे जिसको बोलेंगे हम बाधा विधि, ठीक है, बाधा विधि। और फिर इसी में आ जाएगा, ठीक है, लेकिन हम उसको चलिए अलग से लिख देते हैं, ठीक है ना। जैसे एक हो जाएगा IUD, ठीक है ना, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, ठीक है। चौथा आपका हो जाएगा पिल्स, ठीक है ना, कुछ पिल्स होते हैं। और 5 नंबर में हो जाते हैं इंजेक्शन, ठीक है ना। तो ये 5 विधि है जिसका प्रयोग करके कोई भी महिला अनचाहे गर्भ से बच सकती है। ठीक है, तो ये 5 विधि है और जिसको हम लोगों को 1 बाय 1 करके डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्राकृतिक विधि। कौन सा विधि? प्राकृतिक विधि, ठीक है ना, सबसे पहले। तो चलिए हम लोग हेडिंग लेते हैं प्राकृतिक विधि, हम लोग हेडिंग लेते हैं प्राकृतिक विधि। क्या लेते हैं? प्राकृतिक विधि। सबसे पहले देखिए प्राकृतिक विधि क्या होता है, ठीक है ना। प्राकृतिक विधि में हम लोगों को क्या लिखना है पहले समझिए, ठीक है ना। प्राकृतिक विधि क्या होता है समझिए। तो देखिए अनुत्सर्ग के बाद आप लोग पढ़े हैं कि महिला है, ठीक है ना, महिला है। और महिला में क्या होता है ना, महिला में क्या होता है, महिला में क्या होता है कि अगर मान लीजिए इस तरह से गर्भाशय है, मान लीजिए, ठीक है ना। तो क्या होता है ना कि अगर फेलोपियन ट्यूब है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब है, यहाँ पे अंडोत्सर्ग की क्रिया होगी, ठीक है, अंडा बनेंगे। और जब अंडा बनते हैं तो हम सभी लोग जानते हैं कि 10वां दिन से लेके, क्या दिन? 10वां दिन, ठीक है ना, 10वां दिन से लेके, इसको थोड़ा सा साइड में कर देते हैं। चलिए हम सभी लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि देखिए जब भी महिलाओं को अगर पीरियड शुरू होगा, ठीक है ना, सभी लोग जानते हैं पीरियड्स। तो पीरियड जब शुरू होगा ना तो पीरियड्स के ठीक 10वां दिन, क्या दिन? 10वां दिन, 10वां दिन से लेके 15 से 17 मान लीजिए, 17वां दिन तक अगर कोई पुरुष है और मादा यानी महिला है और पुरुष है यानी कि पति पत्नी है तो उसको लैंगिक संसर्ग करने से बचना चाहिए। कोई भी पति पत्नी है और उसको बच्चा नहीं चाहिए
तो बच्चा नहीं चाहिए, तो सबसे पहला विधि क्या है? सबसे पहला विधि है संयम विधि। क्या है? संयम विधि। संयम विधि बोलेंगे इसको, ठीक है ना? क्या बोलेंगे? संयम विधि। संयम विधि बोलेंगे, ठीक है? संयम विधि। तो इसमें क्या करना है? इसमें करना है कि जब भी पति पत्नी लैंगिक संसर्ग करेंगे ना, तो उस समय उनको इस बात का ध्यान रखना है कि पीरियड्स के 10वां दिन से लेकर 15वां से 17वां दिन तक उनको लैंगिक संसर्ग में लिप्त नहीं होना है, यानी कि इसमें कोई भी सेक्सुअल काम नहीं करना है, ठीक है? तो चलिए इसको लिख लेते हैं एक बार। जब मादा में अंडोत्सर्ग की क्रिया प्रारंभ होती है, जब मादा में अंडोत्सर्ग की क्रिया प्रारंभ होती है, तो इस समय निषेचन होने की संभावना सबसे अधिक होती है। तो इस समय निषेचन होने की संभावना सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक होती है, ठीक है ना? अतः इससे बचने के लिए इससे बचने के लिए मासिक धर्म यानी अंडोत्सर्ग के समय मासिक धर्म, ठीक है ना? मासिक धर्म यानी कि अंडोत्सर्ग, मासिक धर्म के 10वें व 15वें से 17वें, ठीक है ना? 17वें दिन के बीच लैंगिक संसर्ग से बचना चाहिए। 17वें दिन के बीच लैंगिक संसर्ग से बचना चाहिए, ठीक है ना? यानी कि जो फर्टिलाइजेशन होने की संभावना होती है वो सबसे ज्यादा होता है किस समय? वो सबसे ज्यादा होता है 10वां दिन से लेके, ठीक है? 10वां दिन से लेके और 15 से 17वां दिन के बीच में, ठीक है ना? तो इस टाइम में किसी भी पति पत्नी को लैंगिक संसर्ग की क्रिया नहीं करना चाहिए। ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया संयम विधि, ठीक है? ये आपका क्या हो गया? संयम विधि हो गया। चलिए, संयम विधि हो गया। अब दूसरा क्या है? तो दूसरा है निकासी विधि। क्या है? निकासी विधि। इसको समझिए क्या होता है निकासी विधि। निकासी विधि निकासी विधि क्या होता है? अब देखिए, जब पुरुष और कोई महिला, ठीक है ना, यानी नर और मादा जब लैंगिक संसर्ग के समय, है ना, लैंगिक संसर्ग की क्रिया कर रहा हो, उस समय एक ऐसा समय आता है ना कि वीर्य सेचन की क्रिया होने लगता है, यानी कि नर के शिश्न से वीर्य निकलने लगता है। तो उस समय क्या करना चाहिए उसको कि मादा के जननांग से अपना शिश्न निकाल लेना चाहिए बाहर, और जो ये वीर्य सेचन की क्रिया होती है उसको बाहर करना चाहिए, ठीक है ना? तो इसी विधि को बोलते हैं हम लोग निकासी विधि, ठीक है ना? इसको विड्रॉल मेथड भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है? चलिए लिख लेते हैं, ठीक है ना? विड्रॉल
जब नर एवं मादा के बीच लैंगिक संसर्ग हो रहा हो, लैंगिक संसर्ग हो रहा हो तो वीर्यसेचन की क्रिया, वीर्यसेचन के समय, तो वीर्यसेचन के समय, वीर्यसेचन के समय पुरुष को अपना वीर्य, पुरुष को अपना वीर्य मादा के जननांग में तो एक मिनट, जब नर एवं मादा के बीच लैंगिक संसर्ग हो रहा हो तो वीर्यसेचन की क्रिया लिखेंगे, ठीक है ना। वीर्यसेचन की क्रिया, वीर्यसेचन की क्रिया पुरुष को मादा के जननांग में न कर, पुरुष को फिर से एक बार लिख देते हैं, पुरुष को मादा के जननांग में न करके, मादा के जननांग, वीर्यसेचन की क्रिया पुरुष को मादा के जननांग में न करके बाहर करना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या, पहला हम लोगों ने पढ़ा कि संयम विधि, संयम विधि यानी कि पति को 10 पीरियड्स के 10वें दिन से लेकर 17वें दिन तक संयम बरतना चाहिए, ठीक है ना। उस समय लैंगिक संसर्ग की क्रिया नहीं करना चाहिए। जबकि हम लोगों ने दूसरा देखा निकासी विधि, यानी कि जब पुरुष के शिश्न से वीर्य निकलने लगे, ठीक है ना, तो उसको अपना शिश्न मादा जननांग से बाहर निकाल लेना चाहिए और जो वीर्य है उसको बाहर निकालना चाहिए। तो इस प्रकार से भी मतलब गर्भ से मादा बच सकती है, यानी कि वो प्रेग्नेंट नहीं होगी। तो ये जो दो विधि था, ये दो विधि था क्या चीज का, तो ये दो विधि था प्राकृतिक विधि। अब तीसरा है स्तनपान संबंधी रजोदान, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, बस उसके बाद क्लास खत्म कर लेंगे। स्तनपान संबंधी रजोदान, ठीक है, समझिए क्या होता है, इसको समझते हैं, ठीक है। इसको समझते हैं क्या होता है। देखिए होता क्या है कि जब किसी भी महिला को, जब कोई भी महिला गर्भ धारण कर लेती है, यानी कि पुरुष का शुक्राणु और मादा के अंडाणु निषेचन कर लेती है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो वो क्या होता है ना कि गर्भ धारण कर लेती है। तो गर्भ धारण करने के समय से लेकर प्रसव होने के 6 महीने बाद तक कोई भी महिला में पीरियड शुरू नहीं होता, यानी लगभग मान के चलिए 1.5 साल, ठीक है ना, 9, 6, 15 यानी हाँ 1.5 साल या फिर 1.25 साल के आसपास मान के चलिए किसी भी महिला में पीरियड्स की शुरुआत नहीं होता। और जब पीरियड्स नहीं होगा, पीरियड्स ही नहीं होगा तो कोई भी महिला प्रेग्नेंट ही नहीं होगी। और इसके लिए क्या करना होता है ना, बस एक ही टर्म है कि जो बच्चे हैं ना उसको स्तनपान जरूर कराना चाहिए। तो चलिए इस बात को लिख लेते हैं, ठीक है। जब मादा गर्भ धारण करती है तो मासिक धर्म रुक जाता है, ठीक है ना। जैसे ही कोई गर्भ धारण करेगा कि उसका मासिक धर्म क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, यानी अब उसमें पीरियड्स नहीं आएंगे।
जिसके कारण वह महिला प्रसव के पश्चात जब मादा गर्भ धारण करती है तो मासिक धर्म रुक जाता है तथा प्रसव के बाद, ठीक है ना, प्रसव के 6 महीने बाद तक मासिक धर्म रुका रहता है, ठीक है ना, रुका रहता है। तो इस समय कोई भी महिला अपने कोई भी पुरुष पति पत्नी है तो वो लैंगिक संसर्ग की क्रियाएं कर सकता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि पीरियड जो है तो रुका हुआ, अब पीरियड रुका हुआ है तो वो प्रेग्नेंट होगी नहीं। शर्त से इतना है कि इस समय, ठीक है ना, इस समय चलिए, लेकिन स्टार्ट छोड़िए ऐसे ही लिखिए, लेकिन इस समय माँ को, ठीक है ना, इस समय माँ को अपने बच्चे को स्तनपान कराना चाहिए, अपने बच्चे को स्तनपान कराना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो आज हम लोगों ने क्या क्या खत्म किया एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा हम लोगों ने? सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया जनन स्वास्थ्य, ठीक है ना, समझिए चीजों को। जनन स्वास्थ्य तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से कहा गया कि जो व्यक्ति शारीरिक मानसिक भावनात्मक और सामाजिक रूप से स्वस्थ रहेगा उसी व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वस्थ माना जाएगा, जिसमें ये आ गया। नेक्स्ट फिर कहता है कि जनसंख्या, तो जनसंख्या नियंत्रण करने का सबसे पहला विचार जो था सो भारत दिया था। कब दिया था? 1991 में। लेकिन इस विचार को सबसे पहले अपनाया था चाइना ने, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल से। ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेगा विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को। ये सब ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन है। जनसंख्या नियंत्रण के अन्य नाम हो सकता है परिवार नियोजन और एक है परिवार कल्याण, ठीक है। आप लोग टीवी पर सुनते होंगे, सब ऐड आता होगा। नेक्स्ट है, इसका उद्देश्य क्या था? तो जनन स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार ने क्या किया? तो रेडियो के माध्यम से लोगों को समझाया, टीवी पर जनन स्वास्थ्य संबंधी प्रचार दिखवाया, एड चलवाया, दैनिक समाचार पत्रों में छपवाया, विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक में क्या कराया? शामिल करवाया इस बात को। आगे कहता है कि जो जनन स्वास्थ्य के संबंधी बात है वो बात हम लोगों को कहाँ से सीखना चाहिए? तो पहले तो सबसे पहले मम्मी पापा से सीखना चाहिए, उसके बाद सगे संबंधी से सीखना चाहिए, फिर शिक्षक से और फिर दोस्त से। अगर दोस्त है, कोई लड़की है उसका पहले से शादी हो चुका है, ठीक है ना, तो वो फिर बता सकती है। उसके बाद किशोरावस्था सबसे तनावपूर्ण अवस्था माना जाता है। इस अवस्था में माता पिता को अपने बच्चों की खास देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे को लगता है कि वो जो कर रहा है, जो बोल रहा है वही सही है। आगे कहते हैं कि जनसंख्या देखिए किस तरह से बढ़ा है। 1900 2000 में सीधे कितना बढ़ गया? 4 बिलियन। और फिर 10 से 2000 से लेके 11, मात्र 11 वर्ष में कितना बढ़ गया? 1.2 बिलियन। उसी तरह से भारत में बढ़ गया। नेक्स्ट कहता है कि जनन स्वास्थ्य की कितने विधियां हो सकते हैं, ठीक है ना। तो निम्नलिखित विधियां हो सकता है, जैसे प्राकृतिक विधि है, उसी में कृत्रिम विधि आ जाएगा, फिर आईयूडी आ जाएगा, है ना, उसके बाद पिल्स आ जाएगा, इंजेक्शन आ जाएंगे। तो आज हम लोगों ने खत्म किया प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक विधि यानी प्राकृतिक रूप से, बिना कोई दवाई, बिना कोई इलाज, बिना कोई सुइया के हम गर्भ धारण नहीं करना चाहते। हम यानी हम नहीं समझना, कोई मादा के कह रहे हैं। अगर कोई मादा गर्भ धारण करना नहीं चाह रही है तो फिर वो क्या क्या कर सकती है? तो प्राकृतिक रूप से 3 काम कर सकती है। पहला काम क्या है? तो संयम विधि, दूसरा क्या है? निकासी विधि, और तीसरा क्या है? तो स्तनपान रजोधर्म। अब सबसे पहले समझते हैं कि संयम विधि क्या है। तो जब लैंगिक संसर्ग अगर कोई व्यक्ति पति पत्नी कर रही है तो उसको जब पीरियड्स आ जाएंगे तो पीरियड्स के 10वां दिन से लेकर 17वां दिन के बीच में लैंगिक संसर्ग की क्रियाएं नहीं करना चाहिए, है ना, यानी सेक्सुअल वर्क नहीं करना चाहिए। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा विड्रॉल मेथड। विड्रॉल मेथड माने क्या होता है? निकासी विधि। इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जब भी कोई पति पत्नी लैंगिक संसर्ग की क्रिया कर रहा हो और उस समय अगर नर को यानी पति को
वीर्य सेचन की क्रिया करना हो तो वीर्य सेचन की क्रिया मादा जननांग में यानी वजाइना में नहीं करके वजाइना के बाहर करना चाहिए, ठीक है। और तीसरा हम लोगों ने पढ़ा है स्तनपान रजोधर्म। इसमें क्या होता है ना कि जब महिलाएं प्रेग्नेंट हो जाती है तो सभी लोग जानते हैं कि प्रेग्नेंट होने के बाद क्या होता है, पीरियड्स आना बंद हो जाता है। तो जब तक बच्चे को जन्म न देते तो 9 महीना को और जन्म देने के 6 महीना बाद तक कोई भी महिला को पीरियड शुरू नहीं हो सकता। तो इस अवधि में अगर कोई पति पत्नी लैंगिक संसर्ग की क्रिया करती है तो वो प्रेग्नेंट नहीं होगी, बशर्ते शर्त इतना है कि उसे अपने बच्चे को दूध पिलाना होगा, ठीक है। तो ये था आपका क्लास। कल हम लोग पढ़ेंगे कृत्रिम विधि, बाधा विधि, बहुत ही अच्छे तरह से समझाया जाएगा, बहुत मजा आएगा, है ना। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसको अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। जितना ज्यादा शेयर होगा उतना ज्यादा एनर्जी के साथ पढ़ाएंगे। मिलते हैं फिर कल।